हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं सतीश सर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सीटेट के जो ईवीएस है उसमें हम लोगों ने कीटों के बारे में पढ़ा, जानवरों के बारे में और पक्षियों के बारे में और उनके आवाज़ से संबंधित कुछ बातें हम लोगों ने देखा। तो उसी से संबंधित उसी कड़ी में हम लोग कुछ आगे और देखेंगे, जैसे कि ओक का वृक्ष हो गया, बरगद हो गया, कुछ घास के बारे में जानेंगे जो कि सीटेट में पूछा जाता है और पीछे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो हम वही चीज़ लाते हैं जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो और बराबर उन सभी टॉपिकों से प्रश्न बना हुआ हो। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है और उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास का जो पौधा होता है जो जितना वो ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन में अपना फैलाव करता है। उसकी जड़ें जो है काफ़ी अंदर तक गई हुई होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आप ले लेंगे, जैसे दूब हो गया। दूब को आप ऊपर से उखाड़ेंगे या काटेंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा वहाँ पे उग जाता है। इसका कारण क्या है कि उसकी जड़ें जो है बहुत अंदर तक और काफ़ी दूरी तक फैली हुई होती हैं। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। सीटेट में पूछता है कि घास को आप कैसे निकालेंगे। उसमें ऑप्शन में रहता है खुरपी से, कुदाल से आदि ऑप्शन बना रहता है। तो सीटेट में ये पूछा जाता है कि उसमें एक पॉइंट है कि हम घास को खुरपी से ही खोद कर निकालेंगे, ताकि अंदर तक खुरपी से खन के या खोद के उसके जो है जड़ों को हम निकाल देंगे तो दोबारा वहाँ पे जो है घास फिर से नहीं उगेगा। अगला पॉइंट हमारा है बरगद। बनियान ट्री से है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद से आप देखेंगे कहीं अगर बरगद का पेड़ होगा तो उससे जो पतील पतील शाखाएं नुमा लटकी हुई होती हैं, वो पूछता है कि ये होती क्या है, जड़ है, तना है कि क्या है। तो इसमें साफ साफ कहा है कि जो वो लटकन होता है वो जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? ये टहनियों से निकलती हैं। बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। जब वो टहनियों से निकलती हैं और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाती हैं? जमीन की तरफ, और जमीन में अंदर चली जाती हैं और ये मोटे होकर पेड़ को अस्थायित्व देती हैं। ये जड़ का काम करती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देते हैं? सहारा। जड़ों का काम ही होता है पेड़ को सहारा देना। पहला काम पेड़ों को जड़ें क्या करती हैं? सहारा देती हैं। और दूसरा काम है कि जमीन से जल को अवशोषित करना और खनिज को भी अवशोषित करना और पूरे पेड़ तक या पूरे वृक्ष तक, पूरी शाखाओं तक पहुंचाना। अगला पॉइंट हमारा है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम देखते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो है ओक का वृक्ष पाया जाता है और वहाँ पर जब पानी की कमी हो जाती है तो इसी वृक्ष के जैसे तनों को वो काट देते हैं और उसमें पतला पाइप डालकर वहाँ से पानी वो निकाल कर अपनी पानी की जो है पूर्ति करते हैं। जिसकी ऊंचाई, ओक वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है और जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये पूछता है कि ओक वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है। औसतन ऊंचाई इसकी जो है 11 से 12 फीट होती है।
और इसकी पत्तियां जो है बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष में जो है आप देखेंगे कि पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। और ओक वृक्ष जितना ऊपर होता है, इसका जो है लगभग से लगभग 30 गुना नीचे पाया जाता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। अभी हमने बताया कि ये जितना ऊपर होता है लगभग उसका 30 गुना जमीन के अंदर होता है। तो इसकी जड़ें जो है वहां तक क्यों जाती हैं कि जब तक इन्हें पानी नहीं मिल जाता है, जमीन में जो पानी अंदर की तरफ होता है जब तक वो वहां तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक इनके जड़ों का जो है विस्तार होता रहता है जमीन के गहराई में। और ये पानी तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक इनकी जड़ें गहराई में जाती रहती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जो पानी वो जमीन से अवशोषित करती हैं ये इनके जो है तनों में एकत्रित होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है, जब कभी उस इलाके में पानी की कमी हो जाता है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। वो करते क्या है कि एक जगह से उस पेड़ में कट लगा देते हैं और कट लगाने के बाद वहां से उसमें सुराख रहता है, उसमें वो एक पतली पाइप डालकर वहां से पानी निकाल लेते हैं और फिर उस स्थान को मिट्टी या किसी चीज से बंद कर देते हैं ताकि जो और पानी है वो नुकसान ना हो। इससे पूछा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ओक वृक्ष का जो जड़ होता है वो जमीन में कितनी गहराई तक गया होता है। तो कभी कभी पूछता है कि 250 से 300 फीट दे देता है और कभी कभी ऑप्शन में देता है कि जमीन पर वो जितनी ऊंचाई पर होती है उसकी कितनी गुना वो जमीन के अंदर होती हैं। तो हमने बताया आपको कि वो कितना लगभग 30 गुना जमीन के अंदर होते हैं। उनकी जड़ें जो है 30 गुना जमीन की गहराई तक गई रहती हैं। अगला पॉइंट हमारा है नेफेंथिस। नेफेंथिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि नेफेंथिस क्या होता है। जैसे कि कीट भक्षी पौधा आप बोल सकते हैं, नेफेंथिस को कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। और ये कीट भक्षी का अर्थ ही होता है कि कीटों को खाने वाला पौधा। और खाता क्यों है? अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, क्योंकि वो उसी स्थान पे ही पाया जाता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और वो अपना नाइट्रोजन कीटों के माध्यम से लेता है। तो आइए हम देखते हैं नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, उसमें दिया रहता है, क्रम भी पूछता है कभी कभी। तो पहला है इंडोनेशिया में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा भारत। भारत के कहाँ? भारत के मेघालय में पाया जाता है। और भारत के मेघालय का आशय है कि वहाँ पे पहाड़ियों पे और जहाँ पे जल की अधिकता होती है वहीं पे ये जो है पौधे पाए जाते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। कीड़े मकोड़ों, छोटे, यहाँ तक कि वो मेढक, चूहा, इन सब का भी शिकार कर लेता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम एक और पड़ा हुआ है घटपर्णी। घड़े नुमा इसकी आकृति होती है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, वो घड़े नुमा होता है। कैसे होता है आप देख सकते हैं, मैं बना देता हूं थोड़ा सा। ये इस नुमा बना होता है, ऐसे रहता है और यहां से एक पत्ती निकली हुई होती है ऐसे। ये मान लीजिए पत्ती है। जब इसमें कोई जीव, जैसे इसमें एक जो है गंध भी निकलता है जो कीटों को आकर्षित करता है, मधुमक्खियां हो गई, कीट हो गए, चींटियां हो गई, आ चीजों को आकर्षित करता है। और जब वो इसमें जाते हैं, जब वह यहाँ प्रवेश करेंगे तो ये जो ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है। तो वही इसमें दिया है जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है। अभी हमने बताया कि इसमें से एक गंध निकलता है, एक खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। फंसने का मतलब होता है कि वो आकर्षित होते हैं और वहां जाते हैं
तो उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया। नेफेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है बीज। बीज से कुछ महत्वपूर्ण पूछता है कि बीज जैसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, बीजों को अंकुरित होने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, थोड़ा बहुत उससे भी पूछता है। तो आइए हम देख लेते हैं। बीजों को प्राचीन समय में से रखते कैसे थे? सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए लौकी का जो सूखने, जैसे लौकी है जब वो बड़ा हुआ सूख गया तो उसमें जगह बना देते हैं, उसी में बीजों को रखते हैं और ऊपर से मिट्टी का लेप लगा देते हैं। लेकिन रखने से पहले उसमें नीम का जो है पत्तियां डाला जाता ताकि इसमें कोई इंसेक्ट या बैक्टीरिया ना लगने पाए। पौधे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती हैं, उसमें नीम की जो है पत्तियां डाली जाती हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। दूर फेंकने का आशय ये है कि जैसे कुछ पौधे होते हैं, जैसे आप सोयाबीन को ही ले लीजिए, जब ये पक के तैयार हो जाता है तो उसकी फलियां जो फट जाती हैं, और जब फटती हैं तो वो जो बीज होता है उसका इधर उधर बिखर जाता है। तो यही होता है कि मतलब ये अपने बीजों को इधर उधर बिखेर देती हैं। इसी में आपका जो है भिंडी हो गया, मटर हो गया, ये सभी जो है इसी में आते हैं। वो अपने बीजों को इधर उधर बिखेरते हैं। और कुछ है जैसे कि आप पुष्पों में ले लीजिए, जैसे कि उसका जो परागकण होता है वो कपड़ों में चिपक कर इधर उधर जाता है, और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। मतलब माध्यम बता रहा है कि जो बीज होते हैं पौधों के, वो किस किस माध्यम से यहाँ से वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और तमाम चीज़ों के माध्यम से। जैसे आपके कपड़े में देखेंगे कभी कभी आप कहीं गए हुए हैं झाड़ियों में तो कुछ चिपका रहता है, वो बीज ही होता है किसी ना किसी पौधे का, जो कि वो चिपक कर यहाँ से दूसरी जगह तक चला जाता है। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं। अभी हमने आपको सोयाबीन के बारे में बताया कि इनकी फलियां जो है पक कर फट जाती हैं और इधर उधर बिखर जाती हैं, और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। वही बाहर निकलने का अर्थ होता है कि इधर उधर बिखर जाती हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि ये क्या है? बीज हैं। ये सभी क्या है? बीज हैं। पूछता है कि बीजों वाले कुछ पौधों का जैसे उसमें नाम दे देगा कि किसमें बीज पाया जाता है और किसमें बीज नहीं पाया जाता है। तो वो काली मिर्च, सौंफ, ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये बीज होता है। गेहूं तो सभी जानते हैं, लेकिन काली मिर्च और सौंफ क्या है? बीज है। और इसी में अगर आपसे पूछ लिया इलायची क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो इलायची क्या है? कली है। लौंग बोलते हैं, माफ करिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, ये सभी क्या है? बीज होते हैं। ये सभी बीज वाले जो है पौधे हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से, जैसे कि पूछता है कि मिट्टी में क्या चीज ऐसा मिलाया जाए कि जिससे कीड़े ना लगे, तो उसमें क्या मिलाया जाए? गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। अगर हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सोचते हैं कि उसमें क्या रासायनिक मिलाना तो सबसे जो है नुकसानदेह होता है, तो उसमें गोबर मिलाने से फायदा होता है। उसमें जो केचुए होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती है और मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, और मिट्टी में कीड़ा भी नहीं लगता है। जैसे आप देखेंगे पहले जब कच्चे मकान होते थे तो वहाँ पे जैसे उसे साफ रखने के लिए मिट्टी में गोबर मिक्स करके और उसी से उसे
जो है लेप कर देते थे, जिससे वहाँ की मिट्टी खराब नहीं होती थी। अगला पॉइंट हमारा है फसल। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल के यूज करने से जमीन जो है क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी किसी फसल का, जैसे आप ले रहे हैं कोई फसल, मान लीजिए इस बार आपने मान लीजिए गेहूं बो दिया है, तो बार बार एक ही खेत में लगातार गेहूं बोने से या लगातार धान लगाने से वो खेत क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और उसमें कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने से और सभी जो रासायनिक चीज़ें हैं उन सभी का यूज करने से जो है खेत क्या होता है, बंजर हो जाता है। उसमें आगे चलकर जो है कोई चीज़ आप उगा नहीं सकते हैं, वो बंजर हो जाएंगी। अगला हमारा है क्रोटोन पौधा। तो क्रोटोन पौधे के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जैसे क्रोटोन पौधा होता क्या है। ये एक प्रकार का सूचक होता है। और सूचक किसका है, जमीन में जब पानी की मात्रा कम होने लगती है, जैसे खेत में आपने मक्के की खेती कर दिए और जब वहाँ पानी की मात्रा कम होने लगेगी तो उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो गई है। तो क्रोटोन पौधे जो होते हैं वो जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जो क्रोटोन पौधे होते हैं वो जमीन की दशा, यानी ये यहाँ नमी है कि नहीं है, उसके बारे में भी ये बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। एक सिग्नल दे देते हैं कि अब यहाँ जो है इस जमीन पे पानी की आवश्यकता है। क्रोटोन पौधे, इनकी जो जड़ होती है वो जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं। आप मक्के को ही देख लीजिए, उनकी जड़ें जो है बहुत ही गहराई तक नहीं गई होती हैं। उनकी जड़ें जो है बाहर ही फैली हुई होती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं। जब मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो इनकी पत्तियां भी जो है देखेंगे आप पीला पड़ने लगेगा, यानी सूखने लगती हैं और झड़ने भी लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी अब सूख रही है, यहाँ हमें पानी अब देना चाहिए। यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। यह क्रोटोन पौधे की एक विशेषता है, एक लक्षण है, जिससे पता चलता है कि मिट्टी में नमी है या नहीं है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। अभी हमने बरगद वाले पॉइंट पे आपको बताया था कि जड़ों का सबसे मुख्य काम होता है कि पौधों को सहारा देना। जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और जड़ों का काम होता है कि जमीन से जल को और खनिज को अवशोषित करके पूरे पौधे तक या पूरे वृक्ष तक पहुंचाने का काम करती हैं और ये ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं। ह्यूमस क्या होता है, जो पौधों के आसपास जो नमी होती है, जैसे उनकी जो पत्तियां होती हैं जब वो गिरती हैं, सड़ती हैं, तो जो एक प्रकार का नमी, एक प्रकार का जो उपजाऊ भूमि वहाँ बनता है, उसी को ह्यूमस भूमि या ह्यूमस बोलते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। आगे सब्जियां। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं। अधिकतर जो सब्जियां होती हैं वो पौधों के क्या होती हैं, फूल होती हैं। और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। कुछ सब्जियां जो है पौधों का फूल होती हैं और कुछ सब्जियां जो है पौधों का फल होती हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू। ये पूछता है कि कौन सा सब्जी किस देश से आया है अपने यहाँ। तो जैसे आप देखेंगे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहाँ से आया है? ये आया है साउथ अमेरिका से। कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से। गोभी और टमाटर कहाँ से आया है? यूरोप से। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। कहाँ से आई है? काफ़ी, बीन्स और भिंडी अमेरिका से। काफ़ी के बारे में देखा जाए तो ये जो है बाबा बूदन, एक उनका नाम था जो है, उन्होंने जब वो हज करने गए थे
तो वहाँ से जो है इसे लाए थे, अपने दाढ़ी में 7 बीज जो है छुपा के लाए थे। और कहाँ उसे बोए थे? कर्नाटक में। कर्नाटक में उसे उगाए थे। तभी से अपने जो है भारत में काफ़ी का जो है उत्पादन शुरू हुआ है। सोयाबीन जो है कहाँ से आया है? चीन से। सोयाबीन चीन से आया है। अगला पॉइंट हमारा है केचुआ, या केचुए से संबंधित जो चीजें हैं हम वो देख लेते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केचुए जो है वो जमीन को छेद करके और मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, और वो जो छेद करते हैं उसके माध्यम से वहां तक हवा और पानी आराम से पहुंच जाता है, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए जो है, जो उसमें हम जैसे कुछ भी उगाए हैं, उनकी पत्तियां झड़ गया या कुछ हुआ तो वो उसी को खाकर उसे उपजाऊ बना देते उस मिट्टी को, और इनके मल से जमीन उपजाऊ होता है। जब वो खाते हैं, जो मल करते हैं, उसी से हमारा जो है जो जमीन होता है, जो खेत होता है, वो उपजाऊ हो जाता है। केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। अगला है झूम खेती। झूम खेती से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर बार सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन तो बना ही देता है। तो झूम खेती के बारे में हम देख लेते हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आम खेतियों से झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और झूम खेती ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्य, अपने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। और झूम खेती होता कैसे है? जैसे कि वहाँ के जंगलों या झाड़ियों को काट कर उसी में जला देते हैं, और जलाने के बाद उसी में बीज को डाल देते हैं, और बीज डालने के बाद जब वहाँ उपज हो जाती है तो वहाँ से वो अपना सारा जो है उपज का जो रहता है वो ले लेते हैं। उसके बाद फिर से वहाँ पे आग लगा के छोड़ देते हैं, और फिर बाद में कुछ दिन बाद दूसरी जगह ऐसा ही करते हैं, फिर रिटर्न उसी प्रोसेस में वो आ जाते हैं। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब वो एक फसल वहां से ले लेते हैं तो जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं। अभी हमने बताया कि जो वहाँ पे जंगल वगैरह रहता है उसे उखाड़ते या साफ नहीं करते हैं, बस गिरा कर उसे जला देते हैं। यह राख जो है जमीन में खाद का काम करती है। पूरी तरह वो राख नहीं हुआ होता है, अधजला रहता है, इसलिए वो उपजाऊ हो जाता है। अगर आप पूरी राख ही बना देंगे तो उसमें क्या जो है कि उपजाऊ बनाएगा? वो राख क्या कोई उपजाऊ का काम करेगा? जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वहां पे जब आग जलाते हैं तो आसपास में जंगल में आग न लग जाए, इसका भी ध्यान वो रखते हैं। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर, किसी चीज से हल्के से उसे उखाड़ कर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बोए जाते हैं। झूम खेती में क्या करते हैं वो कि उसे जमीन को उखाड़ देते हैं, उकेलने के बाद उसमें बीज को डाल देते हैं, और झूम खेती में एक ही खेत में कई प्रकार की वो अपना फसल ले लेते हैं एक बार में। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन उपजाऊ हो जाती है।
जो जब वो बुआई करते हैं, बुआई के बाद जो उसमें घास और झाड़ियाँ उगती हैं उसे वो उखाड़ के वहाँ से हटाते नहीं हैं, उसे वो वहीं दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और उससे भी उनका जमीन जो है उपजाऊ हो जाता है। मुख्य फसल जो है झूम खेती के क्या है, चावल की होती है। वहाँ पे धान जो है सबसे अधिक, झूम खेती में धान का उपज वो लेते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जब फसल पक जाता है तो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, और त्योहार मनाया जाता है। और चेराओ नाच एक प्रकार की वो नृत्य भी करते हैं, जिसे चेराओ नृत्य या चेराओ नाच के नाम से जाना जाता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर, जैसे बांस रहेगा, बांस की डंडी ले लेंगे और वो जमीन पे पीटते हैं। दो दो लोग की जोड़ी होती है, दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। जिस प्रकार ढोल बजेगा उसी प्रकार वो बांस की जो डंडियां लिए रहते हैं, दो दो जोड़ी में आमने सामने बैठेंगे और उसे जमीन पे पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। जैसे दो कतार में वो बांस की डंडी लेकर एक इधर से जमीन पे पीटेंगे, और बीच में लोग जो है खड़े होकर कूदते हैं। यही होता है चेराओ नृत्य या नाच। स्थानांतरित खेती या झूम खेती। स्थानांतरित खेती या झूम खेती, झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब होता है आज यहाँ खेती किए हैं, कल दूसरी जगह खेती करेंगे, यही होता है स्थानांतरित। उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। झूम खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, पूर्वोत्तर और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। यह खेती क्योंकि वहां पे होता है, वहां पे जनजातियां अधिक निवास करती, तो इसे जनजाति खेती नाम से भी जानते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है, सबसे अधिक कहाँ होती है, मिजोरम। ध्यान में रखेंगे आप इसे। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, मिजोरम की मुख्य फसल क्या है, चावल है। मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो क्या है, चावल है। आप ये ध्यान में रखेंगे। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। कितने, 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकलती है, यानी कि खेतियों की लॉटरी निकाला जाता है। पर्चे को लोगों का नाम लिख के एक जगह रखा जाता है और अपना अपना वो पर्चा निकालते हैं, जिसे जो खेत मिलता है वो अपना उसी में अपना बुआई करता है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। लॉटरी सिस्टम यही होता है कि सबको बारी बारी से खेती करने का मौका मिलता है। मिजोरम में जो मीजो भाषा बोली, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, मीजो। आप ध्यान में रखेंगे। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। किसके बर्तन बनाए जाते हैं, बांस के बर्तन। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जब हम आपको जैसे खान पान के बारे में जब बताएंगे तो मिजोरम में एक खान पान होता है बाम्बू चिकन, वहाँ का सबसे फेमस होता है। जब हम आगे बताएंगे तो आपको ये सब पढ़ाएंगे। जिस मैदान में एक टिन बीज बोए जाते हैं, एक वो पैमाना होता है टिन का, उसे एक टिन जमीन बोलते हैं। जैसे टिन एक पैमाना है, जैसे अपने यहाँ केजी मान लीजिए, और जितना 1 केजी जमीन पे जितना बीज लगेगा उसे वो जैसे यहाँ आप केजी जमीन बोल सकते हैं, उसी प्रकार वो वहाँ उसे टिन जमीन बोलते हैं। तो यहाँ टिन का मतलब होता है एक पैमाना है वहाँ का। एक कुडुक, कुडुक कहाँ का जो है, ये है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक कहाँ की है, ये झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा है
जंगल को तोरंग कहते हैं। कुडुख भाषा में जो है जंगल को क्या बोलते हैं? तोरंग बोलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। स्थानीय खेती करने का रिवाज है। स्थानीय खेती का मतलब होता है कि जैसे बारी बारी से और वहाँ खेती की जाती है। बेलवन्निका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक। पूछता है कि ये 2-3 पॉइंट पूछ लेता है गांव कहाँ पे है। जैसे आप ध्यान में रखेंगे, बेलवन्निका गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। जैसे प्याज बोने से पहले जब आप देखेंगे अपने यहाँ भी प्याज जब लगाया जाता है तो एक लकड़ी का वो लिए रहते हैं, उसी से मिट्टी को हटा के उसी में प्याज का जो है पेड़ होता है उसे लगाते हैं। समय पर प्याज ना काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। अगर जब प्याज का समय हो जाता है, जब प्याज पूरी तरह पक के तैयार हो जाता है, तो अगर उसे निकाला न जाए तो वो जमीन में सड़ने लगती हैं। खरपतवार कुछ पौधों बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जब भी कुछ हम बोते हैं जमीन में तो वहां बिना कुछ बोए खरपतवार अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार जिन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार। इन्हें निकालना जरूरी होता है। अगर हम इन्हें नहीं निकालेंगे तो जमीन में जो भी ताकत होगी, जो भी उपज होने की जो भी संभावनाएं होती हैं वो घट जाती हैं, क्योंकि जमीन का सारा उपज जो है, जो भी सारा उसमें ताकत बना रहता है जमीन में, वो सभी जो है ये खरपतवार ही ले लेती हैं। नहीं तो सारा खाद पानी ये खरपतवार ही ले लेती हैं, फसल कम होगा। जब आप खरपतवार जो है नहीं निकालेंगे तो जितना भी उसमें खाद मिट्टी होगा, जितना भी नमी होगा, सब खरपतवार ही ले लेंगी, तो वहां पे जो है उपज हमारा कम हो जाता है। होलगुंडी गांव। होलगुंडी गांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आप ये ध्यान में रखेंगे। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। ये पूछता है कि बच्चों की पंचायत भीमा संघ कहाँ पर है? कर्नाटक के होलगुंडी गांव में है। और कर्नाटक की भाषा कन्नड़ होती है। आप ये ध्यान में रखेंगे। तो आज का हमारा ये सारा पॉइंट समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जितना भी हमने पिछले वीडियो में या जो आज हमने पढ़ाया है, इन सभी टॉपिकों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो पिछले सीटेट में यानी PYQ जो पीछे सीटेट में पूछे गए हों, और जो आगे जो आगामी अपना सीटेट है उसमें जो आने वाले हैं संभवतः जो हम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।